एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज हम 29th ऑफ जनवरी और 30th ऑफ जनवरी का द हिंदू का न्यूज एनालिसिस करेंगे और हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को उठा के चलेंगे। ठीक है, तो पहला आर्टिकल हम उठा रहे हैं, स्टूडेंट्स एनरोलमेंट इन हायर स्टडीज रोज बाय 7.5% इन 2021। ठीक है, तो ये जैसे कि ये आर्टिकल आया तो आप ध्यान दीजिएगा कि प्री के लिए कुछ फैक्चुअल चीजें मुझसे उठा सकते हैं, साथ ही साथ मेंस के लिए हम ज्यादा डेटा ले सकते हैं। पर समझने वाली बात यह है कि कभी भी सारे नंबर्स को रटना नहीं होता है। सिर्फ ये चीजें लेनी है जहाँ बड़े बड़े डिफरेंसेस हो उनको कैप्चर करना है और उसको अपनी रिपोर्ट में या जहाँ प्रिपरेशन करते हैं वहां नोट डाउन करते हुए चलना है। ठीक है, और मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि आपको आपको बेसिक चीजें क्लियर हो जाए, सो दैट कि जब भी आप किसी मैगजीन या किसी और मेथड से आप इसको वेरीफाई करें तो आपको समझ में आए कि एक्चुअली न्यूज क्या थी और आपको उससे क्या फायदा हुआ। यही मेरा प्रयास है कि आप सबको एक बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं समझा सकूं कि ये आर्टिकल क्या कहता है और इसको अपनी प्रिपरेशन में आप यूज करें। ठीक है, सो इसमें समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि AISHE से इसका मतलब क्या है, पहले ये समझ लीजिए। इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। ठीक है, इसको रिलीज किया यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने सॉरी। और ये है डेटा हमारा 2021 और 19-20 के फिगर्स के आधार पर बनाया जा रहा है। ठीक है, सो कैप्चर है, इन्होंने कहा कि विच शोड अ 7.5% इंक्रीज कैप्चर किया गया है किसमें, स्टूडेंट एनरोलमेंट में अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम 1920 फिगर्स। 1920 के फिगर्स के आधार पर इन्होंने ये चीज रिलीज की है ना। समझ वाली बात यहाँ पे ये है कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑन संडे रिलीज डेटा फ्रॉम ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2021। समझिएगा 2021 का रिलीज है ये, विच शोड अ 7.5 इंक्रीज इन स्टूडेंट एनरोलमेंट अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम 1920 फिगर्स। तो मतलब दो सालों का, दो फाइनेंशियल ईयर्स का डेटा के चेंज में ये स्टडी की गई है, ध्यान दीजिएगा। कभी भी एक साल के डेटा के आधार पे आप क्या रिजल्ट निकाल सकते हो, तो इससे समझिए यही यही तो खास बात है न्यूज पढ़ने की और उसको समझने की, वो कह क्या रहे हैं। तो 2021 और 19-20 के डेटा के डिफरेंसेस के आधार पे स्टडी की गई है, जिसमें 7.5% का इंक्रीज देखा गया। हम जानते हैं कि 20 से लेकर के 21 और 22 2 साल लगा लीजिए जो पेंडेमिक इफेक्टेड एरा रहा है, उस केस में अगर एनरोलमेंट बढ़ा है तो बड़ी चीज है। और जब भी डेटा आए तो हमेशा मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाके डबल चेक जरूर करें, वो नंबर्स वही ऑथेंटिक होते हैं। लाख आपने न्यूज पढ़ रखी हो लेकिन हमेशा अगर नंबर आप कोट करना चाहते हैं अपनी तैयारी में तो आप मिनिस्ट्री की वेबसाइट से डबल चेक जरूर करें। ना विद द एनरोलमेंट रीचिंग 4.13 करोड़, नंबर्स दे दिए और परसेंटेज दे दिया कि ऐसा हुआ है। ठीक है, स्टूडेंट एनरोलमेंट बढ़ा है, साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि पूरा का पूरा हायर लेवल पे जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में फीमेल्स का कंट्रीब्यूशन या एनरोलमेंट है वो 49% रहा है। 49 मतलब आप देखिए 50 होना चाहिए ना, तो 50 के लगभग 50% या 49% एब्सोल्यूट नंबर दे रहे हैं, तो 49% रहा है। इसको भी आप ये प्रीमियम भी पूछ सकते हैं, वो इसके आधार पर कुछ और स्टेटमेंट दे सकते हैं और मेंस में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। सर्वे रिवील दैट इन 2021 when the COVID-19 pandemic began, there was a 7% rise in enrollment in distance education. Distance education में इसके साथ ही SC, ST, OBC सारे इन सारी कैटेगरीज में साथ ही साथ पूरा जो कह रहे हैं 7% का एनरोलमेंट बढ़ा था डिस्टेंस एजुकेशन में। ठीक है, उसके साथ आप देखेंगे कि PhD, MPhil, PG, UG, PG इन सब में आपको चार्ट दिखा रहा है। ब्लू वाला जो इलाका है वो मेल का है, रेड वाला फीमेल का है। तो आप देखेंगे MPhil में जो है मेल के नंबर्स काफी ऊपर कम रह गए हैं और फीमेल के ज्यादा है। साथ ही साथ सेकेंड नंबर पे आप देखें तो PG का लेवल आप कर सकते हो। उसके बाद अगर थर्ड लेवल पे जाओ तो UG में देख सकते हो। फिर आप देखो तो अगर आप PhD में देख सकते हो। उसके बाद ये सीधे ऑलमोस्ट एक जैसे लग रहे हैं। ठीक है, सो सबसे ज्यादा आपको MPhil में मिलेगा, फिर PG में, फिर UG में और उसके साथ फिर PhD में। अगर वो सिर्फ फीमेल्स का ट्राइंगल देखना है तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि जहां पे आपको दिखाई दे रहा है ना ये सारी जो ये ऊपर एक ट्राइंगल आप खुद ही ड्रॉ कर सकते हो ऐसे करके। इससे फीमेल्स का नंबर आप देखेंगे यहाँ पे मेल से थोड़ा सा ज्यादा पड़ रहा है। तो ग्राफ पिक्चर्स जिस तरह के ग्राफ प्लॉटिंग पढ़ना भी जरूरी होता है। अब वो कह रहे हैं कि जो हमारा while the increase was noted in absolute numbers, the proportion of ST students dropped at 14.2% 2021 from 14.7। मतलब हमने इंक्रीज तो देखा लेकिन ऐसी कैटेगरी के बच्चों में ड्रॉप भी है और OBC में भी ड्रॉप है। 35.8 रह गया, पहले वो 37% था, मतलब कैटेगरी वाइज थोड़ा ड्रॉप है। उसके साथ मुस्लिम स्टूडेंट्स में कह रहे हैं कि 4.6% था, पहले वो 5.5 था। उसके साथ प्रोपोर्शन ऑफ अदर माइनॉरिटीज में वो ड्रॉप देख रहे हैं 2% का, जो
पहले 2.3 था, तो मतलब ओवरऑल इंक्रीज है, पर पिछले उस लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली थोड़ा सी गिरावट है। नाउ ये सारे जो नंबर्स है ना, आप अपनी प्रिपरेशन में ऐड करें, लिख भी सकते हैं, लेकिन सारे नंबर्स कभी भी नहीं लिखने हैं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग को पोर्ट्रे करेंगे तो भी काम चलेगा। यूपीएससी मेंस की मैं बात कर रही हूँ, और स्टेट एग्जामिनेशन में नंबर्स डायरेक्टली कभी कभी पूछे जाते हैं ना। अब वो कह रहे हैं कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जो पहले भी कह रहे थे, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना एक चैलेंज रहा है सरकारी पॉलिसीज में, एजुकेशन में। तो वो कह रहे हैं 2011 के सेंसस के आधार पर उनका इंक्रीज हुआ है 2 पॉइंट का। ठीक है, तो ग्रॉस एनरोलमेंट का मतलब जितने ज्यादा बच्चे रजिस्टर कराते हैं, इनरोलमेंट कराते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, और इसमें सारे हर लेवल पे इनरोलमेंट का एक इशू है, जिसमें आप प्राइवेट, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन सभी कवर करते हैं। नाउ द हाईएस्ट एनरोलमेंट वाज सीन एट द अनग्रेजुएट लेवल में, सबसे ज्यादा हमने एनरोलमेंट देखा। उसके साथ वो कह रहे हैं कि पीएचडी में भी देख रहे हैं कि नंबर्स बढ़े हैं, और इसके साथ ही साथ एट द पीएचडी लेवल द मोस्ट पॉपुलर कोर्स वाज इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फॉलोड बाय साइंस इन बोथ डिसिप्लिन्स। और स्टेम में क्या है, स्टेम का फुल फॉर्म होता है साइंस, टेक, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में भी उन्होंने कहा शोड दैट विमेन लैग बिहाइंड द मेन। मतलब स्टेम और एनरोलमेंट में जो महिलाएं हैं या लड़कियां हैं पीछे रह गई, और मेल नंबर्स आगे चले गए, हु अकाउंटेड फॉर ओवर 56% ऑफ एनरोलमेंट इन दीज फील्ड्स। ठीक है, तो अभी भी यहाँ परसेंटेज अगर कहें जेंडर गैप है या फिर डेटा यहाँ पे मतलब कुछ कमी है, तो हाँ वो साफ साफ दिखता है, नंबर से हम क्लियर आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे महिलाओं के नंबर्स कम है और पुरुषों के नंबर ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से इस पूरी रिपोर्ट को हम समझ रहे हैं। कुछ और चीजें देखते हैं जिस रिपोर्ट में, इस न्यूज आर्टिकल में नहीं है, कि हायर एजुकेशन रीजंस फॉर ड्रॉपिंग आउट, डिसकंटिन्यूइंग स्टडी। ये जो डेटा है मुझे यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट से मिला है। वहां पर हायर एजुकेशन में एक पिक्चर दी है जहां बता रहे हैं कि रीजंस फॉर ड्रॉपिंग आउट, रीजंस क्या है ड्रॉप आउट करने के हायर एजुकेशन में। इसमें मेल फीमेल का नंबर्स दिए हुए हैं, तो आप देखिए मेल है ग्रीन और फीमेल है रेड। सो जो नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेशन में आप देखेंगे 8.3 जो मेल है, वो 8.3% मेल है, नॉट इंटरेस्टेड है। साथ ही साथ एजुकेशन, ये एक जनरल डेटा है और ये स्पेसिफिक अभी का डेटा नहीं है, एक रैंडम पुराना डेटा है, इसमें से आपको आइडिया दे रही हूँ कि क्या ड्रॉप आउट होता है, ड्रॉप आउट होने के कारण क्या होते हैं। ठीक है, एक 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 दूसरा पक्ष मैं आपको दिखा रही हूँ। नाउ एजुकेशन में आप देखिए फीमेल ने 4.6 ड्रॉप आउट है, मतलब जो इंटरेस्टेड नहीं है एजुकेशन में उसमें मेल ज्यादा है। ठीक है, फिर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट में आप देखेंगे मेल्स का नंबर ज्यादा है महिलाओं को, क्योंकि उनका तो एनरोलमेंट भी कम है ना, तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी मेल्स का ज्यादा है। नाउ एंगेज इन डोमेस्टिक एक्टिविटी, जो डोमेस्टिक एक्टिविटीज में एंगेज है उसमें महिलाएं ज्यादा हैं और मेल कम है, मतलब वो उनके पास वो पढ़ना चाहते हैं कुछ और कर रहे हैं, डोमेस्टिक एक्टिविटी में महिलाएं ज्यादा इंगेज है। इंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में मेल ज्यादा है ऑब्वियसली, 41.5, महिलाएं कम है। स्कूल बहुत जिनके दूर हैं उसमें मेल में मतलब ऑलमोस्ट सेम है, 2% इनके स्कूल दूर हैं, और फीमेल्स में भी यही चक्कर है 1.7% का। अनेबल टू कोप अप विद द स्टडीज, फेल इन स्टडीज, और जो कोप अप नहीं कर पाते हैं पढ़ाई के साथ, उसमें देखेंगे कि मेल्स का नंबर ज्यादा है, फीमेल्स का नंबर कम है, ये सिग्निफिकेंट है। जहां पे वो अनेबल टू कोप अप विद स्टडीज, फेलियर इन स्टडीज, और जो पढ़ाई में फेल हो जाते हैं और सफल नहीं हो पाते, और डेटा है 18 से 24 साल तक के बच्चों का। ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है इस एस्पेक्ट को समझने में ना। उसके बाद क्राइसिस देख लेते हैं कि पढ़ाई पढ़ाई तो हो गई, उसके बाद हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट की परसेंटेज क्या है। द क्राइसिस ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड का क्राइसिस है, जो पढ़े लिखे जिनके पास नौकरी नहीं है, तैयार है, काम करना चाहते हैं, उनके लिए। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग द हाईली एजुकेटेड ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट इज अबाउट 3 times द नेशनल एवरेज ऑफ 5%। ठीक है, ये डेटा कहता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अमंग द हाईली एजुकेटेड, या ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, जैसे वो कह रहे हैं कि अंडर ग्रेजुएट्स में नंबर्स बढ़े हैं, पोस्ट ग्रेजुएट में नंबर्स बढ़े हैं, तो वो तो ग्रेजुएट तो हो रहे हैं, पर आगे की कहानी वही पिक्चर दिखाती है, इज अबाउट 3 times नेशनल एवरेज ऑफ 5%। ठीक है ना, सेगमेंट वाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पे है, जिसमें आप देखेंगे कि 14.2 पोस्ट ग्रेजुएट एंड अबव के लिए, उसके बाद 16.3 जो है वो ग्रेजुएट के लिए, उसके बाद 11.1 है वो डिप्लोमा एंड यूजी लेवल। मतलब सबसे ज्यादा जो है ग्रेजुएट लेवल में आप देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है। ठीक है, इलिटरेट मिडिल स्कूल सेकेंडरी नंबर्स है, पर यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट में अगर आप देखें तो आपको जो है 16.3, जिससे सबसे ज्यादा ग्रेजुएट लोगों को नौकरी मिलने के आसार कम है, या अनएम्प्लॉयमेंट रेट इनके लिए ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये। ठीक है, सेगमेंट वाइज ना, ये जो LBEUS का डेटा 2015 का डेटा है, जस्ट फॉर रेफरेंस, इसको आप कोट ना करें लेकिन आप समझने के लिए समझें। ओके, नाउ अब देखते हैं कि दूसरा मुझे पिक्चर मिली जो समझदारी हम लोग की अंडरस्टैंडिंग को एक्सपैंड करती है,
कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का जो पिरामिड है इंडिया में वो क्या है, इसको भी समझ सकते हैं। इट इज इन फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड पिरामिड। पिरामिड ऐसे होता है ना, हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का डेटा जो पिरामिड है वो उल्टा है। इन्वर्ट का मतलब उल्टा। नाउ क्या कह रहा है कि इट इज इन फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट का जो पिरामिड है वो उल्टा है। नाउ मोर अनएम्प्लॉयमेंट एट हायर लेवल, कह रहे हैं मोर अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ है, वो हायर लेवल पे है। एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज जो है वो कम है, अनएम्प्लॉयमेंट एट लोअर लेवल। और जिनकी जो लेस इन अनएम्प्लॉयमेंट है एट लोअर लेवल, जो मतलब जो ज्यादा पढ़ गए हैं उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, और जो कम है उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट भी कम है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि इतनी लंबी पढ़ाई पढ़ने के बाद भी आपको जॉब मिलने में दिक्कतें आती हैं। मीनिंग मोर द लेवल ऑफ एजुकेशन मोर डिफिकल्ट टू फाइंड जॉब्स। अराउंड 16% ऑफ ग्रेजुएट इन अर्बन एरियाज एंड 19% रूरल एरियाज आर अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उसके साथ however only 3 to 6% of those youth who have primarily level education are unemployed। सो ये डेटा है, आप उसको सर्च भी करेंगे गूगल पे तो आपको ऑलमोस्ट आसपास का डेटा ही मिलेगा। यू कैन डबल चेक ऑफ कोर्स, बट ये एक तरीका है आपको समझाने का जिससे क्लियर हो जाए कि हमारे देश में प्रेजेंट सिचुएशन में जो भी अनएम्प्लॉयमेंट की बात आजकल चलती रहती, नौकरी नहीं है नौकरी नहीं है, तो उसको समझने के लिए है। वेयर आर द जॉब्स है कहाँ एक्चुअली, आप देखिए मोर देन 30% ऑफ इंडियंस एज 15 to 29 ईयर्स आर नीदर इन एम्प्लॉयमेंट नॉर इन एजुकेशन और ट्रेनिंग। 30% जो भारतीय हैं जिनकी एज 15 से 30 साल है ऑलमोस्ट, वो ना ही जॉब में है, ना ही वो एजुकेशन में है, ना ही वो ट्रेनिंग में है। आप देखिए सारे देशों का कंपैरिजन अगर हम करें, मतलब जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं, या साथ ही साथ आप देखें जो साउथ की कंट्रीज में अगर आप देखें, चाइना है, ब्राजील, अर्जेंटीना, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज में आप देखिए कि इंडिया का नंबर 30.83 है, उसके बाद साउथ अफ्रीका है। ठीक है, उसके सॉरी यस ऑफ कोर्स। तो आप देखिए कि हम इस ये नीचे की तरफ अगर आप ऐसे लें तो हम सबसे ज्यादा पे हैं। इंडोनेशिया, कोलंबिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, मतलब यहाँ पे लोग फिर भी कुछ ना कुछ ट्रेनिंग, एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं। बट हमारे यहाँ 30 साल तक की उम्र में के बच्चे जो हैं 2017 के डेटा के हिसाब से, ओईसीडी का डेटा है ये, इकोनॉमिक सर्वे, उसमें कह रहे हैं कि 30.83 तक के जो परसेंटेज है, मतलब 30 साल तक के लोग ना ही वो नौकरी कर रहे हैं, ना ही उनके पास एजुकेशन है, ना ही वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो ये भी एक जो थोड़ा सा दिक्कत वाला डेटा है समझने के पर्पज से। नाउ नेक्स्ट न्यूज है हमारी, लेसन्स फ्रॉम यूक्रेन वॉर, यूएवीज मिसाइल्स आर लाइकली फ्यूचर थ्रेट्स। अच्छा, ये आर्टिकल इंफॉर्मेटिव इस सेंस में है कि जो अभी तक की जो फाइट चल रही है यूक्रेन रशिया में, उसके जो आउटकम्स होते हैं ना, जो हमारे स्पेशलिस्ट होते हैं डिफेंस सर्विसेज के, उसको एनालाइज करते रहते हैं कि भाई इससे जो जो वॉर हुई, इससे हमें हमें क्या फीडबैक लेना चाहिए, वॉर क्यों हुई, ये ऐसा क्या करें जिससे हमें भी आगे को अगर ऐसी घटना घटती है तो हम उससे क्या फीडबैक लें, उसके लिहाज से इस आर्टिकल को लिखा गया, आप पढ़ सकते हैं। बट जो जो मेजर चीज है, बहुत सारी टर्म्स यूज हुई हैं इसमें, सारी हमारे लिए जरूरी नहीं है, बट फिर भी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मेंशन ये हुई है, आर्मी कैरीज आउट डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। आर्मी ने इसको अच्छे से एनालाइज किया है इस कॉन्फ्लिक्ट को, और कहा है कि लॉइटरिंग म्यूनिशन आर अनदर मेजर थ्रेट। मतलब लॉइटरिंग मतलब टालना, आगे बढ़ाना। लॉइटरिंग म्यूनिशन आर अनदर मेजर थ्रेट, हमारे लिए थ्रेट की तरह है। एनालिसिस हैज शोन दैट द बेस्ट एयर डिफेंसेस अगेंस्ट देम आर हाई रेट गन सिस्टम। मतलब जो बेस्ट डिफेंस सर्विसेज हैं वो हाई रेट गन्स हैं जो वहां काम आ रही है, यूक्रेन की सहायता कर रही है। अभी आप जान रहे होंगे लेपर्ड की डिमांड हो रही है, अब्राम की डिमांड उन्होंने की थी। लेपर्ड जो है उनका टैंक्स है जो जर्मनी से आ रहे हैं, उसकी उन्होंने रिक्वायरमेंट की थी। तो एक्चुअली वो सब स्टेन गन और बहुत हाई रेट गन सिस्टम से लैस है, जिससे कि वो यूक्रेन चाह रहा है कि उसको पावर मिले। पावर का मतलब जब वो अटैक की सिचुएशन में हो तो वो डोमिनेट कर पाए, इसलिए वो लेपर्ड को मंगा रहे हैं जर्मनी से। जर्मनी अग्री भी कर गया है। तो वो कह रहे हैं कि एयर डिफेंस अगेंस्ट देम आर हाई रेट गन सिस्टम, ये सबसे ज्यादा कारगर चीज साबित हुई है। बेटर ऑप्टिक साइट्स, फ्रेगमेंटेड एमिनेशन एंड आसिया रेडार्स। सो मुझे लगा कि बाकी चीजें तो हम समझ सकते हैं, पर आसिया रेडार्स को मैंने सोचा थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। सो आसिया रेडार्स क्या होते हैं, एन एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे, इसका फुल फॉर्म होता है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे। एरे का मतलब एक लाइन में, ठीक है, इज अ टाइप ऑफ
फेज्ड एरे एंटीना एक एंटीना है विच इज अ कंप्यूटर कंट्रोल्ड एरे, कंप्यूटर कंट्रोल समझ में आता है एंटीना में, इन विच बीम ऑफ रेडियो वेव्स कैन बी इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर टू पॉइंट डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब ये जो पिक्चर AESA की है जिसमें आप देखें कि ये जो है इनका जो ट्रांसमिशन है वो होता है इलेक्ट्रॉनिकली, इसमें किसी भी आपको गिम्बल या इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधे की सीधे आप इसको फिट करने के साथ ही आप ट्रांसमिशन कर सकते हैं, अपने इंफॉर्मेशन को भेज सकते हैं। ये है AESA मतलब एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे, और इसमें डिफरेंट डायरेक्शन में घूम करके इंफॉर्मेशन आप तक ये पहुंचाता है। ये कहते हैं कि AESA जो इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर्स द एंटीना बीम विदाउट अ गिम्बल, इसमें किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि नॉर्मल जो हम इनके एंटीनाज होते हैं आप देखिए गिम्बल जैसा लगा हुआ है और ये यहाँ वहां मूव कर रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसमें उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये इसकी खास बात है। साथ ही साथ जब उसको और एक्सप्लोर किया तो मुझे समझ में आया एक और टर्म होता है जिसे कहते हैं PESA, जैसे पैसा, पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे। ठीक है, और आप समझ रहे हैं कि पैसिव वो एक्टिव है, ये पैसिव है, ऑल्सो नोन एज पैसिव फेज्ड एरे। इसमें गिम्बल यूज होता है, अगर आप देखें कि इसमें एक एंटीना ऐसे से गिम्बल की तरह यूज होता है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आके ट्रांसमीटर होता है उसको जाती है, फिर उसके बाद आगे जाती है। पर पहले वाले में क्या ऐसा कोई ट्रांसमीटर नहीं है, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड है और सीधे जो इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुंचाता है। इसमें क्या होता है, इज एन एंटीना इन विच द बीम ऑफ रेडियो वेव्स कैन बी इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर टू पॉइंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, दैट इज phased array antenna, in which all the antenna elements are connected to a single transmitter as a magnetron, क्लिस्ट्रॉन और अ ट्रैवलिंग वेव ट्यूब। अच्छा, फर्क क्या है इन दोनों में कि इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ा क्विक होता है, काफी क्विक है और कम टाइम लेता है, और इसको समझ फॉरवर्ड करने में थोड़ी दिक्कत आती है। ऑल्दो यूज दोनों होती है, बट एज पर हम सब जानते हैं कि यूक्रेन के पास जो भी आर्म एम्यूनिशन है वो अधिकतर रशिया के ही है, तो उस केस में जो ये रेडार्स है इनकी हेल्प कर पाए, तो ये इस एनालिसिस में ये निकल करके आया है। बाकी और भी चीजें हैं, आप ये पूरा आर्टिकल हिंदू की वेबसाइट पे है, आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं और डिफेंस लेवल पे अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं, और जितना एक्सप्लोर करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पर ध्यान दीजिएगा उतना ही करिए जो आपकी जीएस के पॉइंट्स को कवर करे। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज है हमारी, LIC कंटिन्यूज टू बेट बिग ऑन अडानी ग्रुप, पिक्स 5% एज एंकर इन्वेस्टर इन शेयर सेल। ध्यान दीजिएगा कि न्यूज आई थी कि न्यूज चल ही रही है, और उसका आर्टिकल मैं आपसे शेयर कर दूंगी, मैंने वीडियो बनाया इसके ऊपर, जो अभी अडानी ग्रुप के ऊपर एलिगेशंस लगे उसको आधार बनाते हुए, कि SBI और LIC का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है अडानी ग्रुप में। पर न्यूज अभी जो आज की न्यूज कहती है कि LIC कंटिन्यू कर रही है अडानी का जो FPO है उसके पहले 5% उसमें जो इन्वेस्टमेंट है एज एन एंकर इन्वेस्टर वो कर रहे हैं। साथ ही साथ जो वैसे भी LIC है वो नॉन प्रमोटर इन्वेस्टर रहा है अडानी ग्रुप का, और हम जानते हैं कि LIC और SBI एक बड़े संस्थान है हमारे देश के, तो अगर वो किसी में अपना अपना स्टॉक ले रहे हैं, जैसे लिखा भी होगा AEL इन द स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग एट द FPO कमेटी ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सो अगर वो इंस्टेंस ले रहे हैं ऐसा, तो उसकी कोई सिग्निफिकेंस जरूर होगा। सो समझने वाली बात क्या है कि एंकर इन्वेस्टर क्या होते हैं। Anchor investors, who also referred to as a cornerstone investors in some global markets, are institutional investors who are allotted share। बस इतनी सी बात जरूरी है कि उनको क्या किया जाता है, उनको शेयर अलॉट किए जाते हैं IPO खुलने के पहले। ठीक है, क्योंकि LIC एक ऐसी संस्था है जो काफी समय से अडानी में इन्वेस्टमेंट करती रही है, तो IPO हो या FPO हो, FPO भी होता है, तो मतलब ऐसे मानिए कि आप अपना कोई नया शेयर मार्केट में ला रहे हैं, बस इतना समझ लीजिए। तो IPO लाने से पहले आपको अलग से शेयर दिए जाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और उनको कहते हैं एंकर इन्वेस्टर्स। ठीक है, बिग नेम्स इन द एंकर बुक इंस्टिल्स कॉन्फिडेंस इन द रियल इन्वेस्टर। और ऐसा क्यों किया जा, ऐसा होने का फायदा क्या होता है कि जब मेजर चंक आपको दिया जाएगा ना किसी बड़े IPO में, तो मार्केट में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और रिटेल इन्वेस्टर्स का विश्वास भी आप पर आता है। ओके, नेक्स्ट आइटम पे आते हैं, स्प्रेड द वर्ल्ड ऑन स्कीम्स फॉर मिडिल क्लास। हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कहा है कि हमें मिडिल क्लास लोगों के लिए और जो हमारे मिडिल क्लास के साथ जो मार्जिनल लेवल पे जो हमारी मेजर पॉपुलेशन है उनको ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज को बनाना है, और स्प्रेड द वर्ल्ड लोगों पे अवेयरनेस फैलानी है, उनको एक कहते हैं ना इंक्लूसिव ग्रोथ जो शब्द हम यूज करते हैं, उनको अपने साथ लेकर के चलना है। सो एनरोलमेंट और डिटेंशन ऑफ स्टूडेंट से लेकर के साथ ही साथ हर लेवल पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि मार्जिनलाइज्ड और साथ ही साथ मिडिल क्लास के लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, डेटा क्या कहता है। तो ये जो पिक्चर है मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया से मिली है, उसमें है कि
मेंशन किया है 20-21 के प्राइसेस के हिसाब से कि बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर इन टर्म्स ऑफ इनकम, स्पेंडिंग एंड सेविंग्स। मतलब अगर आपको ये समझना है कि मिडिल क्लास लोग क्या हैं तो इससे समझ सकते हैं। इसमें आप देखिए कैटेगरीज दी हुई है, हाउस होल्ड, पॉपुलेशन, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स। मतलब समझिए जो लोग पॉपुलेशन के हिसाब से कहाँ है, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स के हिसाब से कहाँ है। ठीक है, तो आपको एक विजन देता है ये पिक्चर। समझते हैं इसको साथ में कि जो हमारे मिडिल क्लास, जिसको सीधे उठाएंगे कि कितनी पॉपुलेशन है हमारे पास, और ये सब परसेंटेज में है। मतलब 31% लोग जो मिडिल क्लास लोगों का क्लास बनाते हैं वो कौन है, जिनकी इनकम है, कैटेगरी आती है 5 लाख से लेकर के 30 लाख तक कमाना, सालाना लगा लीजिए एनुअल हाउस होल्ड नंबर्स में। जो कितने हैं, इनकम कितनी है, 5 लाख से लेकर के 30 लाख तक, 31% पॉपुलेशन वाले। और साथ ही साथ इनकी इनकम है 50%, एक्सपेंडिचर है 48% और सेविंग्स है 56%। देखिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद जो उससे नीचे लेवल के एस्पायरर्स कहलाते हैं, उसमें आते हैं 1.5 लाख, एक 25 से लेकर 5 लाख तक के लोग। इनका हाउस होल्ड नंबर्स का मतलब जो हाउस होल्ड इनकम की बात हो रही है, तो उनका पॉपुलेशन है 52%, इनकम है 25, एक्सपेंडिचर 32 और सेविंग्स 1 है। तो मतलब ये भी काफी कम है। और इसके नीचे लेवल के आप देखिए कि इनका सेविंग्स बिल्कुल 0 है और इनकी पॉपुलेशन 13% है। तो नंबर्स तो यहाँ नहीं दिए कितना पॉपुलेशन कवरेज हो रहा है, बट समझने के पर्पज से है कि देखिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है, मिडिल क्लास लोगों का है। और जब मिडिल क्लास लोगों को प्रॉपर जॉब मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी, तो ही तो वो इतनी बड़ी सेविंग्स कर पाएंगे। और सेविंग्स कहाँ जाती है, सेविंग्स जाती है बैंक्स में। और बैंक्स क्या करता है, बैंक उन पैसों पे इंटरेस्ट देता है, और वो सारा पैसा बैंक कहाँ जाता है, लोन दिया जाता है। लोन मतलब बड़ी बड़ी पॉलिसीज में बड़े बड़े इंडस्ट्री होल्डर्स को वो लोन दिया जाता है। और वो लोन्स कहाँ जाते हैं, आगे हमारी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज किए जाते हैं, बड़ी बड़ी पॉलिसीज में पैसा यूज किया जाता है। और उसी इनके साथ ही साथ जो ये पैसा आप सेविंग्स के साथ जो आपकी इनकम आती है ना, उस इनकम पे आप टैक्स देते हो मिडिल क्लास वाले, जो आप हमारे इनकम टैक्स लैब में आती है। उस टैक्स से जो आप टैक्स देते हो उससे हमारी सरकार पॉलिसी बनाती है, और उस पॉलिसी को हम लोग के ऊपर अप्लाई किया जाता है। उस तरीके से क्या होती है, हमारी जीडीपी इनहांस करती है, या हमारा ग्रोथ नंबर्स ऊपर या नीचे जाते हैं, जैसा भी है। तो ये जो मिडिल क्लास का सेक्टर है ना, वो बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है। तो जो हमारे प्रधानमंत्री जो बात बोल रहे हैं काफी सिग्निफिकेंट है। उसके साथ ये समझ लेते हैं कि मार्जिनलाइजेशन क्या है, जो हाशिए में जो लोग हैं उसका डेफिनेशन क्या है। तो इंडिया में जो एससी, एसटी और मुस्लिम अकाउंट फॉर अ कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ 450 मिलियन, जो हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो हाशिए पे हैं, जो मार्जिनलाइज लोग हैं। अभी समझते हैं डेफिनेशन क्या है। उनके नंबर्स कितना है हमारे देश में, 450 मिलियन, मेकिंग देम सम ऑफ द लार्जेस्ट मार्जिनलाइज सोशल ग्रुप्स इन द वर्ल्ड। जो विश्व में लार्जेस्ट मार्जिनलाइज सोशल ग्रुप है। और इसका मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं मार्जिनलाइजेशन या फिर सोशल एक्सक्लूजन। काहे का, मार्जिनलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ ग्रुप और क्लास ऑफ पीपल लेस इंपॉर्टेंट और रिलेटेड टू अ सेकेंडरी पोजीशन। जो कम महत्व रखते हैं उनको साइडलाइन कर दिया गया है, मुख्य धारा से हल्का सा डाइवर्जन दे दिया गया है, वो है मार्जिनलाइजेशन या मार्जिनल पीपल। एंड इज अ प्रोसेस इन विच समथिंग और समवन इज पुश टू द एज ऑफ अ ग्रुप एंड असाइन लेसर इंपॉर्टेंस। ठीक है, क्लियर हो गया, कम महत्व देना। और यूनेस्को कहता है कि मार्जिनलाइजेशन इज अ फॉर्म ऑफ एक्यूट एंड परसिस्टेंट डिसएडवांटेज रूटेड इन अंडरलाइंग सोशल इनइक्वालिटी। और ये सामाजिक जो असमता जो बनती है, इनइक्वालिटी बनती है, उसको बनाने का मुख्य कारण है। और ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है सभ्यता के लिए, हाँ, या किसी भी देश के लिए। ठीक है, तो उसकी बात हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मार्जिनलाइज लोगों को और मिडिल क्लास लोगों को हमें लेकर के और इन्वॉल्व करके चलना है। और इस मिडिल क्लास में क्या ये एससी एसटी नहीं आते हैं, बिल्कुल आते हैं। इसमें भी एससी आते हैं, इसमें भी एसटी आते हैं, इसमें भी ईडब्ल्यूएस वाले आते हैं, और इसमें इसके साथ उसमें ओबीसी भी आते हैं, इसमें माइनॉरिटीज भी आती हैं। तो कैटेगरीज तो इसमें भी है ना, कैटेगरीज कहीं गई नहीं है, बस समझाने का तरीका है कि उनमें से मार्जिनलाइज कितने हैं, उसमें से मिडिल क्लास कितने हैं। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से हमको इवॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज है जो हमारे कल के न्यूज पब्लिकेशन से आती है कि सी विंड्स एरोड सुंदरबन टेम्पल। इसमें मतलब सुंदरबन के जो टेम्पल है, जो जिसमें टेराकोटा की लेयरिंग करके उनको सेफ रखने की उससे बनाया गया था। तो उसके हवाले से न्यूज कह रहे हैं कि टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ द 11th सेंचुरी टेराकोटा टेम्पल, 11वीं सदी के जो ये मंदिर है,
द ASI plans to replace damaged bricks and plant trees as a protective barrier. तो उनकी जो ईंटें हैं और उनको प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ पेड़ लगाना हटाना, इसकी कुछ बात ASI कर रहा है उनको बचाने के लिए, क्योंकि जो समुद्री हवाएं हैं उनकी लेयर्स को खराब कर रही हैं. Now an ancient terracotta temple in West Bengal Sundarbans which has survived the ravages of time for a millennia is now facing a modern threat. उसमें जो 11वीं सदी का जो जटर ड्यूल एक जगह है वहां पे, उसमें क्या है एक्चुअली जो क्लाइमेट चेंज की वजह से पानी में जो नमकीन सेलिनिटी होती है, जो नमकीन पानी होता है उसकी परसेंटेज बढ़ गया है. इज ग्रेजुअली इरोडिंग द आउटर वॉल ऑफ जटर ड्यूल. जटर ड्यूल जो वहाँ का जो जगह है, वहां पे जो मंदिर है, शिव जी का मंदिर है 11वीं सदी का, उसकी जो लेयरिंग को वो खराब कर रहा है. विच इज लोकेटेड एट रायडिगी इन साउथ 24 परगना. ठीक है, ओके. तो समंदर के पास, समंदर के पास है और ओनली अ फ्यू किलोमीटर फ्रॉम सी. इस वजह से जो हवा चलती है उसमें नमक की मात्रा ज्यादा है, जिसकी और जो खारापन कहना चाहिए वो ज्यादा है, जिसकी वजह से वहां की लेयरिंग खराब हो रही है. उसका इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट क्यों आ रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से. और इसके साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हम उसकी ईंटों को चेंज करेंगे और साथ ही साथ जो उसके जो आसपास से जो पेड़ हैं वो भी टूट गए थे. एक तूफान आया था, अम्फन करके एक तूफान आया था, इसको यहाँ मेंशन, अम्फन द ट्रॉपिकल साइक्लोन आया था वेस्ट बंगाल में 2020 में. उसकी वजह से वहां के जो इस चार्टर ड्यूल जो जगह है ये, वहां कुछ पेड़ टूट गए थे, उसको भी रिफर्बिश किया जाएगा ताकि उनको हम बचा सकें. साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि ASI प्लान्स टू कैरी आउट रेस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन वर्क भी वहां पे वो करेंगे. टेम्पल स्टैंड्स ऑन अ वेकेंट साइट. वो बिल्कुल बीचों बीच खड़ा, देखिए आसपास कुछ है नहीं, तो हवा सीधे आके से टकराती है तो उसको डैमेज करती है. उसके लिए वो टेक केयर करेंगे. नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस कि ASI क्या चीज है ये हमें पता होना चाहिए प्री के पर्पस से. ये जगह जो बोली जा रही है इसको पता होना चाहिए. और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट चीज क्या बनती है कि टेराकोटा क्या होती है. टेराकोटा इज अ टाइप ऑफ सेरेमिक. सेरेमिक समझते हैं. इट्स नेम डिराइव्स फ्रॉम इटालियन टर्म मीनिंग बेक्ड अर्थ. मतलब जो मिट्टी को पका करके चीज पे लेप किया जाता है उसको सेव करने के लिए. Now items made of terracotta have natural earthy color like the red clay flower pots you probably have at home. तो आप देख रहे हैं लाल कलर होता है. इसको पॉलिश, अगर जब आप पॉलिश कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा चिकना सा, बिना पॉलिश के ऐसे ही रहेगा. तो इसको पॉलिश करके एक तरह का हम लेप लगा देते हैं जिससे उसको अंदर की चीज सिक्योर रहती है. Now it's widely used for sculptures and pottery as well as in the production of titles, bricks and shingles. Now terracotta is a very old material which has been used by humankind for thousands of years. ठीक है, एक आपको याद होगा चाइना में एक जगह भी है, इस पिक्चर से याद करिएगा, वहां पे हमारे प्रधानमंत्री विजिट भी करके आए हैं. वहां बहुत सारी ऐसे टेराकोटा की पिक्चर मूर्तियां हैं जिनको सेव किया गया है चाइना में, राइट. नाउ अम्फन ट्रॉपिकल साइक्लोन की वजह से ये जगह बहुत डैमेज हो गई थी. कुछ और चीज समझते हैं. द ASI वेबसाइट स्टेट दैट जाटर ड्यूल इज ट्रेडिशनली कनेक्टेड टू एन इंस्क्रिप्शन नो लॉन्गर ट्रेसेबल बाय वन राजा जयंत चंद्र के इंस्क्रिप्शन को हम लेकर मतलब कनेक्ट करता है. purported to have been issued in 1975 AD. ठीक है. उसके साथ ही साथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने कहा says the temple is datable to the 10th or 11th century AD on the basis of its architecture. The point is this कि ये जो फैक्चुअल चीजें हैं प्री के पर्पस इंपॉर्टेंट है. राजा कौन था इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये टेराकोटा क्या होता है, उसमें वहां पे डैमेज क्यों हो रहा है वो जरूरी है. और साथ ही साथ ये समझना कि ऐसे और कौन सी साइट्स हैं वेस्ट बंगाल में. वेस्ट बंगाल की जो विष्णुपुर, आप ध्यान दीजिएगा, विष्णुपुर करके एक जगह है, वहां पे भी ऐसे कई सारे टेम्पल हैं जो टेराकोटा पेंटिंग से बनाए गए हैं. मतलब पेंटिंग उसके ऊपर जो लेयरिंग की गई है और जिससे वहां के आर्किटेक्चर्स को टेक केयर किया गया है, तो वो भी प्री के पर्पस से इंपॉर्टेंट होता है, एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा. नाउ द पॉइंट इज दिस कि इसके साथ ही साथ द टॉलेस्ट, ये जो जाटर ड्यूल है वो टॉलेस्ट स्टैंडिंग टेम्पल है इन द सुंदरबन ऑन द बैंक ऑफ रिवर मोनी. ठीक है, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट हुआ. नाउ द टेम्पल्स हैव अ curvilinear tower similar to temple architecture of the Nagar order of Odisha temples. हो गया, इसमें बस इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ से. The temple was a curvilinear tower. मतलब ये लाइन बाय लाइन प्री में पूछा जाता है इसलिए इंपॉर्टेंट होता है. उन्होंने कहा कि ये curvilinear टावर है जो नागर ऑर्डर में ओडिशा टेम्पल्स में भी देखा जाता है यही आर्किटेक्चर. अगर आप देखें इसकी डिजाइन जो कैसी है, ये कुछ राउंड शेप लिए हुए है ऐसे करके. ठीक है, ये हमारे नागर ऑर्डर से जो नागर ऑर्डर से लिया हुआ आर्किटेक्चर है. साथ ही साथ ओडिशा टेम्पल से भी इसको देखा जाता है. और उसके साथ वो कह रहे हैं, जो इसके जो रिसर्चर हैं वो कह रहे हैं कि Bishnupur temples of West Bengal pointed out that an early bricks temple at
मंदिर तला इन सागर आइलैंड, नॉट फॉर फ्रॉम जैटरड्यूल, मतलब वहां के आसपास, मैंने कहा ना विष्णुपुर टेम्पल्स बहुत फेमस है टेराकोटा के लिए, तो ये पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ कोणार्क टेम्पल है उड़ीसा का, आर लेस अफेक्टेड बाय सैलिनिटी, ये टेम्पल भी पूछा जा सकता है, कोणार्क टेम्पल कहाँ है उड़ीसा वाला, तो ये पूछा जा सकता है। पर ये जो वहां के खारेपन से कम इफेक्ट हुआ है, लेकिन ये वाला जो हमारा मंदिर है जिसकी बात हो रही है, ये ज्यादा इफेक्ट हुआ है। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। रिसर्चर्स ऑफर टिप्स टू सेव केरला सिंकिंग आइलैंड, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो जो घटना घट रही है वो हमारे कई एस्पेक्ट को कवर करती है। अ स्टडी कंडक्टेड बाय नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज NCEES, प्री के लिए इंपॉर्टेंट क्या है ये, हैज रिवील्ड द एंथ्रोपोजेनिक इंटरवेंशन एट द मेन रीजन फॉर द प्लाइट ऑफ मुंड्रो थ्रू टू रेजिडेंट्स। वहां पे क्या जगह, केरला का एक ऐसी साइट है जहां पे जो जमीन धस रही, जो आइलैंड है वो धस रहा है। The islands are facing steady land subsidence, tidal flooding and lower agricultural प्रोडक्टिविटी, और उसको टेक केयर करने के लिए वहां के जो एक्सपर्ट्स हैं कुछ सलाह मशवरा दे रहे हैं उसको बचाने के लिए। द स्टडी बाय द रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन प्रपोज रिवर्स लैंडस्केपिंग, अ प्लान इंटीग्रेटेड, वहां पे रिवर्स लैंडस्केपिंग की बात बोली जा रही है। A plan integrating all aspects of earth and social sciences to retrieve the landscape original geomorphic state, उसको ठीक कर, इसको ठीक रिवर्स करना चाहिए जिससे वो जो धस रहा है वो कवर अप हो सके। नाउ सिंस Astamodi Lake is emerging as an important tourist destination, the study stresses for sustainable management plans to protect the Ramsar listed wetland. So ये अष्टमोडी लेक जो है इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कहाँ पर है। उसके साथ रामसर साइट्स हैं वो भी जरूरी हैं। अष्टमोडी लेक एंड कलाडा रिवर, द करंट कंस्ट्रक्शन मेथड्स आर ऑन द आइलैंड शुड बी रिप्लेस, मतलब वो पूरा आइलैंड ही धस रहा है, उसको रिप्लेस करना और साथ ही साथ रिवर्स लैंडस्केपिंग करना जरूरी है इस जगह को बचाने के लिए। नाउ स्टडी कहती है कि ऑलमोस्ट 39% ऑफ द लैंड कमेंट्स यूजिंग द सेडिमेंट्स डिपॉजिट इन द थेनमाला रिजर्व, मतलब वहां की सेडिमेंट्स का जो मलबा है उसको इकट्ठा कर करके ऑलमोस्ट इसका जो है ये बना है, तो जो सेडिमेंट सप्लाई को ठीक करने की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, उसके साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि आसपास की जो एस्टोरियन इकोसिस्टम है वो भी खतरे में है, और इसको इसको नेविगेशन चैनल के द्वारा जो यूज करके नेविगेशन करके या अलग अलग तरीकों से इसको ग्राउंड वाटर क्वालिटी को ठीक करके सॉइल फर्टिलिटी को ठीक करके भी इसको बचाने की कोशिश की जा रही है ना। कलड़ा रिवर, ऐसे पूछा जाता है कलड़ा रिवर कहाँ है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये तो इंपॉर्टेंट हो गया हमारा प्री में, और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि वो कौन सा आइलैंड है जो धस रहा है, ऐसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन किसी आइलैंड को धसने के लिए कौन कौन से कारण हो सकते हैं वो पूछा जा सकता है। नाउ द पॉइंट इज कि आपको एक्सप्लोर ये करना है कि उसके साथ दूसरा सवाल ये बनता है कि NCESS क्या चीज है, उसको देखते हैं। तो जब मैंने इसको एक्सप्लोर किया तो वेबसाइट पे खुल करके आया कि नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज, अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेबसाइट पे ऐसा दिया हुआ है, आप भी देख सकते हैं। साथ ही साथ इसको और एक्सप्लोर किया तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो समझ लेते हैं। प्रमोट एंड एस्टैब्लिश मॉडर्न साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च, उसके साथ ऑर्गेनाइज कंडक्ट रिसर्च कोर्सेज, कैरी आउट फील्ड सर्वे, लेबोरेटरी रिसर्च, ट्रेन गवर्नमेंट ऑफिशियल प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट द ट्रेनिंग कोर्सेज। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव एक बार गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स कभी कभी पूछे जाते हैं कि ये संस्था क्या है, इसके क्या काम करती है, क्योंकि ये सलाह दे रहे हैं इसको टेक केयर करने की, तो इसका मतलब इनका ये इफेक्टिव संस्था है या फिर मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो उसको भी हम गो थ्रू करते हैं। द मेन अर्थ साइंस म्यूजियम, उसको बनाना, मॉन्यूमेंट्स और पास को मेंटेन करना, लेक्चर कंडक्ट कराना, प्रमोशनल स्टडीज करना, साथ ही साथ अर्थ साइंस इंस्टीट्यूशंस को, स्टेट सेंटर इंटरनेशनल को भी कोलैबोरेशन करके चलना, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर एंड अंडरटेक स्टडीज टू प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज देना, और एस्टैब्लिश मेन एंड ऑपरेट रिसर्च लैबोरेटरीज एंड कंस्ट्रक्ट और ऑब्टेन ऑन लीज हायर एंड टू मेंटेन एनी ऑफ ऑल इक्विपमेंट, इन सबको भी देख कर ही संस्था करती है। ये जो स्टडीज ऑर्गेनाइजेशन है ये सारी चीजें कवर अप करती है। साथ ही साथ इसकी वेबसाइट में जब आप जाएंगे तो और भी काफी सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, तो ये आपके लिए आज का होमवर्क रहा। आप इनकी वेबसाइट पे जाइए और चेक करिए कि वो क्या चीजें हैं जो प्री और मेंस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकती हैं। नाउ उसके साथ नेक्स्ट न्यूज है हमारी नोबल्स हेलन करके, जो एक बटरफ्लाई है उसके बारे में है कि अरुणाचल यील्ड्स इंडियाज न्यूएस्ट बटरफ्लाई। अभी तक जो ये बटरफ्लाई है इसमें देखिए व्हाइट डॉट्स बने हुए हैं, ये फेमस है इस चीज के लिए।
तो आप ये इसका नाम है अ स्वॉलो टेल बटरफ्लाई डिसअपियरिंग फ्रॉम इट्स प्रीवियसली नोन रेंजेस फ्रॉम म्यांमार और सदर्न चाइना टू वियतनाम में ये रिकॉर्ड करी जाती थी, वहां से डिसअपियर हो गई थी। अब फाइनली वो इंडिया में दिख रही है। और जो जो रिसर्चर्स हैं, 3 बटरफ्लाई एंथुजियास्ट जिनके नाम दिए हैं, अतनु बोस, लॉरेंस सोनोवाल और मॉनसून ज्योति गोगोई, उन्होंने मिलकर रिपोर्ट ये हिंदू को दी। एक्सट्रीमली ये रिकॉर्ड की कि एक्सट्रीमली रेयर नोबल्स हेलन Papilio nobile from 3 locations in the Namdapha National Park of Arunachal Pradesh in the year to September 21। इन्होंने बात बोली कि ये गायब थी, फाइनली दिख गई है। और नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ये प्री के इंपॉर्टेंट हो सकता है। Now, their report was published in latest edition। अभी जो ये जर्नल ऑफ एंटोमोलॉजी और जूलॉजी स्टडीज में इसको पब्लिश किया गया है। बटरफ्लाइज आर कंसिडर्ड वाइटल इंडिकेटर्स ऑफ द स्टेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड की इकोसिस्टम। जो हमारी बटरफ्लाइज होते हैं, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं कि सिर्फ पिक्चर जरूरी है, इनका सिग्निफिकेंस है हमारे इकोसिस्टम में, उसको भी हम देखते हैं। नाउ इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है समझने वाली कि ये जो है नदन थाईलैंड में भी इसको देखा जाता है मॉडरेट लेवल पे, फिलीपींस में भी इसका एक्सपोजर। तो एक्सपोजर याद रखिएगा कहाँ कहाँ मिलती है। चाइना हो गया, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। और साथ ये डिसअपियर हो गई थी, फिर से दिखने को मिल गई है। और इसके साथ ही साथ इसके ऊपर जो व्हाइट स्पॉट है इसलिए इंपॉर्टेंट है। कभी कभी चीजें भी प्री में एज एस पूछी जाती हैं, तो मेरे हिसाब से ये आज इस साल की इंपॉर्टेंट। आप देखिए कई सारी बटरफ्लाई से एक्सपोजर आया है, तो ये साल बटरफ्लाई ईयर हो सकता है। इसमें कई सारी बटरफ्लाइज की न्यूज आई हैं पिछले 1-2 महीने में ही। तो वो सारी की सारी प्री के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, या फिर मेन से भी कोई क्वेश्चन इसके आधार पे बन सकता है। तो अ क्लोजर स्टडी शोड papillonoble spots a consistent white spot has a complete row of red lunals on the underside। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, इसलिए ये बटरफ्लाई को आप रिकॉग्नाइज भी याद भी रख सकते हो। ठीक है, नोबल्स हेलन। नाउ क्यों इंपॉर्टेंट है बटरफ्लाई हमारे पूरे इकोसिस्टम के लिए? दे आर इंडिकेटर ऑफ अ हेल्दी इन्वायरमेंट। हेल्दी इन्वायरमेंट की इंडिकेटर है। साथ ही साथ ये क्या करती हैं, एक फूल से दूसरे फूल जब जाती हैं तो ये पॉलिनेटर्स होते हैं, प्लांट पॉलिनेटर्स। मतलब यहाँ से यहाँ स्प्रेड करते हैं, ये मूव करते हैं, तो बीज की तरह ये क्या करते हैं, एक्चुअली एक जगह से दूसरी जगह नेक्टर्स को ले जाते हैं। तो इस तरह ये हमारे इकोसिस्टम को भी हेल्प करते हैं। वंस दे आर ऑफ टू अनदर प्लांट, द पोलन गोज विद देम हेल्पिंग टू पॉलिनेट द प्लांट स्पीशीज, और प्लांट स्पीशीज को ग्रो करने में भी हेल्प करता है। दे आर ऑल रियली गुड फॉर द एनवायरमेंट एंड प्ले अ रोल इन द इंक्रीजिंग बायोडाइवर्सिटी। दूसरा एस्पेक्ट क्या है? अब जब मैंने बटरफ्लाई कंजर्वेशन की वेबसाइट पे मैं गई तो मुझे काफी चीजें वहां पर मिली, मैं आपसे शेयर करती हूँ। इन्होंने इकोसिस्टम वैल्यू को इनहांस करते हुए ये बताया कि बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स आर इंडिकेटर्स ऑफ अ हेल्दी एनवायरनमेंट। जैसे हमने समझा, दे इंडिकेट अ वाइड रेंज ऑफ अदर इनवर्टिब्रे विच कंप्राइजेस 2/3 ऑफ ऑल स्पीशीज। साथ ही साथ ये पॉलिनेशन का काम करते हैं बेनिफिट, और इनके साथ मॉथ्स और बटरफ्लाइज जो है फूड चेन में भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। जैसे कि हम देखेंगे कि फूड चेन जो हम समझते हैं हमारे इकोलॉजी वाले पार्ट में इसको कवर करते हैं, प्री में सवाल बनते भी हैं, मेन से भी बनते हैं, कि जो फर्स्ट प्रोड्यूसर्स हैं उनमें प्लांट्स होते हैं, और जो बटरफ्लाइज हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। उसके बाद फ्रॉग आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर में, और उसके बाद आते हैं टर्शरी कंज्यूमर में हेरन्स। ठीक है, तो पेड़ों में पेड़ों में पॉलिनेशन का काम करते हैं, उसके बाद इनको फ्रॉग्स खाते हैं और फ्रॉग्स को हेरन्स खाते हैं। तो इस तरीके से फूड चेन में भी हमारी हेल्प करते हैं, और ये भी एक फूड चेन है, फूड वेब आप कह सकते हो। इस पे सवाल पहले भी बने हैं, तो इस पे आप प्री के पर्पज से इसको तैयार रखिए, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज है कि मुगल गार्डन का नाम बदल के अमृत उद्यान कर दिया गया है। आज की पिक्चर भी आई है। उद्यान उत्सव 2023 के लिए इसको खोला गया है, पब्लिक के लिए खोला जाता है हर साल फरवरी में, आने वाले समय में खोला जाएगा। सो गार्डन विल बी ओपन फॉर पब्लिक एंड इट विल रिमेन ओपन टिल 26 मार्च। ठीक है, खुल गया है फाइनली। तो 26 मार्च तक वो ओपन भी रहेगा। मैं भी होकर आई हूँ, बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत प्यारे गुलाब होते हैं वहां पे। सो आप अगर आपको टाइम मिलेगा, आप दिल्ली में है तो जरूर जाइएगा, होकर आइएगा। उसका नाम अब अमृत उद्यान हो गया है, पहले इसका नाम मुगल गार्डन था। और राष्ट्रपति भवन गार्डन भी उसे कहते हैं, जिसको हम मुगल गार्डन के नाम से जानते थे। नाउ द पॉइंट इज दिस कि इसमें जो इसकी खास बात क्या है कि इसमें 2 चैनल है, मतलब जो बनावट है वो ही इसकी इंपॉर्टेंट है, और जो पर्शियन और मुगल स्टाइल के ऊपर बनाई गई है। इसको बनाया इनफैक्ट एडविन लुटियंस, हु डिजाइन्ड द वायसरायज house, what we call Rashtrapati Bhavan, had deliberately used Mughal architectural details as part of British appeasement plan.
सो ब्रिटिश अपीजमेंट प्लान के पार्ट के आधार पर लुटियंस ने मतलब डेलिबरेटली जान के मुगल आर्किटेक्चर को इसमें ऐड किया था, और ये ब्रिटिश अपीजमेंट प्लान के तहत उन्होंने किया था, और इसका जो बनावट है वही इसकी ब्यूटी है ना। समझते हैं कि एक्चुअली पिक्चर जो ये तो पिक्चर मुगल गार्डन की नहीं है, ये ताज गार्डन की है, पर एक व्यू आपको दे रही हूं मैं कि ऐसे प्लानिंग करी जाती थी। और जिसमें से जो खास बात पर्शियन गार्डन्स की क्या है कि हाई सराउंडिंग वॉल, स्ट्रेट टाइल लाइन चैनल ऑफ वाटर, बबलिंग फाउंडेशन, ट्रीज फॉर शेड एंड फ्रूट्स, पवेलियन और गजेबो, पवेलियन को कहते हैं गजेबो, एंड स्ट्रॉन्ग एम्फासिस ऑन फ्लावर्स एंड बेड्स एंड पॉट्स। आप ध्यान दीजिए, जब आप जाए, अगर जा सके आप देखिए कि यहाँ पर क्या चीजें दिख रही है। बबलिंग फाउंटेन्स, मतलब यहाँ पे फाउंटेन आपको जरूर दिखाई देंगे। बबलिंग फाउंटेन्स, स्पेस होगा ट्रैवल करने के लिए, पानी निकलने की जगह होगी, साथ ही साथ आपको पाथ होगा, पवेलियन होगी, मतलब एक काफी स्पेशियस तरीके का एनवायरनमेंट होता, ताकि वो, और इससे होता क्या है, आपको इकोसिस्टम से आप कनेक्ट हो पाते हो, फ्रेश एयर आपको मिलती है, तो इसका एक सिग्निफिकेंस दूसरा भी है ना। इसकी खास बात है कि स्ट्रीम्स, पाथवेज, पॉन्ड्स एंड फाउंटेन्स यूजुअली सेंट्रल पवेलियन एंड द वॉल सराउंडिंग द गार्डन। सेंट्रल पवेलियन होगा, उसके आसपास दीवारें यहाँ पे होंगी, उसके साथ ही साथ एक आपका पाथ होगा निकलने के लिए, बीच में आपको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो हाई सराउंडिंग वॉल, स्ट्रेट लाइन चैनल्स होंगे पानी के, बबलिंग फाउंडेशन होते हैं, ट्रीज फॉर शेड एंड फूड एंड पवेलियन, सो गजेबो कहते हैं, प्री पूछा जा सकता है, ये चीजें प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड स्ट्रॉन्ग एम्फासिस ऑन फ्लावर्स इन बेड्स एंड पॉट्स, ये सारी चीजें उसमें होती है। खास बात है पर्शियन और मुगल स्टाइल की। ठीक है, सो ये थे हमारे आज की डेली न्यूज एनालिसिस। आई होप कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपकी तैयारी में आपको हेल्प करेगा, और मेहनत करेंगे तो रिजल्ट जरूर मिलता है, ऐसी मेरी उम्मीद है और आशा भी है आप सबके लिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट न्यूज एनालिसिस में कुछ देर बाद, तो तब तक तैयारी करते रहिए।